Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss our topic that is your crystal field theory. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसेप्ट थ्योरी है जो आपकी, ये आपकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ये जो आपके पास कंसेप्ट आता है ये 12th में आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आप स्टडी करते हो और बाद में ये बीएससी, एमएससी और नेट लेवल तक आप इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो सबसे पहले ये बात है कि आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से बनेगी और एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सुन, जब आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वो आपकी बेथे ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? आपकी ये थ्योरी बेथे ने, ठीक है, 1929 में। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बेथे था इसने क्या किया था, यहाँ पर इस थ्योरी को किससे रिलेट किया था? जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को इसने स्टडी किया था और उसको रिलेट किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो देखिए कैसे किया, क्या किया था बेथे ने, जो आपके पास NaCl क्रिस्टल है ना, आयनिक क्रिस्टल है, आई थिंक आपको पता होगा कि NaCl क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल होता है, और जो NaCl क्रिस्टल है उसने क्या किया था, इसका यूज करके, ठीक है, या रिलेट किया, किसको किया, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना उसमें किस तरीके का बॉन्डिंग पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश की थी। तो देखिए कैसे किया था। जैसे मेरे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है तो हम लोग इसको 1 से, एक ही मोल इसका रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब मैंने आप पहले आयनिक बॉन्ड की वीडियो देखना, उसके अंदर आपको पता चलेगा NaCl किस तरीके से अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल की, उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है और एक Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर जो मेरे पास सोडियम है, ठीक, यहाँ पर क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, ठीक, और यहाँ पर फ्लोराइड आयंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम आयन है इक्वली सराउंडेड है हर एक क्लोराइड आयन से। मींस अगर मैं कहना चाहूं कि ये जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोडियम आयन है सबसे अट्रैक्ट हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA मींस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब जो NaCl क्रिस्टल है, जैसे कि मेरे पास जो ये सराउंडिंग में नेगेटिव आयंस है ना, ये नेगेटिव क्या होता है, इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर जैसे ये नेगेटिव आयन क्रिस्टल फील्ड जनरेट करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब अट्रैक्शन हो रही है तो क्रिस्टल फील्ड जनरेट कर रहा है क्लोराइड आयन टुवर्ड्स दिस सोडियम आयन। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होता है। देखो कैसे, अब मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है ना, एक तो मेटल होता है, ठीक है, एक होता है लाइगैंड, इसको लिगैंड भी बोल देते हैं, लाइगैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। एक तो होता है मेटल। अब मेटल यहाँ पर मुझे कौन से कंसिडर करने हैं, डी ब्लॉक के, ठीक है, ये डी ब्लॉक के लिए थी आपकी पूरी। अब ये जो मेटल डी ब्लॉक के हम पढ़ रहे हैं और लिगैंड है, ठीक है। अब जो ये लिगैंड होता है सिमिलरली जैसे यहाँ हो रहा है ना, बेथे ने क्या किया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, मतलब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हमने इसकी बॉन्डिंग को समझना है बाय बेथे, ठीक है, थ्रू बेथे। अब देखो यहाँ पर, अब जो मेटल है डी ब्लॉक का है, अब जैसे ये मेरे पास मेटल होता है ना, इसी तरीके से इसने क्या बोला, कंपैरिजन कर दी। इसने बोला जैसे ये मेरे पास लाइगैंड है, ये मेटल है, आगे से मैं मेटल को M से रिप्रेजेंट करूंगी, लाइगैंड को कैपिटल L से, ठीक है। अब देखो जैसे ये मेटल है, ठीक है, मेटल पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी पॉजिटिव भी क्यों लिया मैंने मेटल पे, क्योंकि मेटल पे हो सकता है जीरो चार्ज भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं होता कि पॉजिटिव ही होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या है, लाइगैंड। अब जो लाइगैंड होता है ना यहाँ पर, ये वाला क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इस पे चार्ज भी हो सकता है,
ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी सारे, पहले हम इसको समझते हैं कैसे इससे कंपैरिजन किया। इसने क्या कहा, जो लाइगेंड्स होते हैं, लाइगेंड का मतलब क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर का मतलब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो लाइगेंड के ऊपर यानी कि मैं कह सकती हूँ एक लोन पेयर, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 2 डॉट से रिप्रेजेंट करना, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर। अब जो लाइगेंड होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब ये वाला ये जो आपके पास लाइगेंड है वो क्या कर, इसमें भी क्या होता है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आयन फील्ड जनरेट करते हैं ना टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन अट्रैक्शन की, वैसे ही लाइगेंड्स क्या करते हैं, एक फील्ड जनरेट करते हैं टुवर्ड्स द मेटल आयन। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी एक तरीके से एम पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो लाइगेंड है, लाइगेंड मेरे पास न्यूट्रल अगर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर, वाटर मेरे पास न्यूट्रल होता है, और अगर चार्ज हो तो जैसे मैंने ले लिया क्लोराइड, अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे फ्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, एससीएन नेगेटिव लिया, तो जहां पर चार्ज होंगे ना तो वहां क्या होगा, देखो यहाँ पर इसी तरीके से ये इस तरीके से अट्रैक्शन होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो था आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि हम आयनिक क्रिस्टल में बात करते हैं NaCl की, है ना, तो जैसे ये आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये वाला क्या है जिसके ऊपर लोन पे है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है ना, लाइगेंड भी इसी तरीके से एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, हमने, मैं इसके पूरे पॉइंट्स लिखूंगी, पहले समझा देती हूँ। ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना हुआ है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्योरली आयनिक कंसिडर किया हुआ है 100%, मतलब यहाँ पर कोई कोवलेंट बॉन्ड का आपका जिक्र होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ क्या माना है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो प्योरली क्या है, आयनिक है, मतलब 100% बिल्कुल आयनिक है, जैसे NaCl क्रिस्टल। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इन दोनों को रिजेंबल किया, इसने इसको पहले बताया, इससे इसको समझने की कोशिश की गई। ठीक है, तो पहले आप ये बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि इस चीज को हमने इसके थ्रू समझने की कोशिश की। अब मेरे पास देखो यहाँ पर एक न्यूट्रल भी हो सकता है लाइगेंड, और चार्ज भी हो सकता है। अगर मेरे पास चार्ज लाइगेंड है तो क्या होगा, देखो दिस इज योर मेटल पॉजिटिव, क्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हो जो नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, पॉजिटिवली नहीं लेना इसके अंदर, क्योंकि हमने इससे एग्जाम्पल करवाना है। तो यहाँ क्लोराइड, यहाँ आप ब्रोमाइड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए जिस हिसाब से उसमें लिया हुआ है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूंगी, देखो यहाँ पर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा आपका लाइगेंड तो वहां पर क्या होगा, दिस इज योर आयन, क्योंकि पॉजिटिव है तो दिस इज कैटायन, तो कैटायन क्या होता है, एक आयन होता है। ठीक है, तो दिस इज योर आयन मेटल। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज भी क्या हो गया, एक आयन, क्योंकि इसके ऊपर भी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एनायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन हो गया, तो ये भी एक आयन है। तो यहाँ पर क्या बोलूंगी मैं, आयन आयन इंटरेक्शन होगी यहाँ पर। फाइन, तो देखो अगर मेरे पास ये तो नेगेटिवली चार्ज है, इसको नेगेटिवली कर लेना। ठीक है, अगर मेरे पास न्यूट्रल लाइगेंड हुआ, न्यूट्रल लाइगेंड, अगर मेरे पास न्यूट्रल लाइगेंड होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, जैसे इसका डाइपोल क्या होगा यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब वो डाइपोल क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर अब जो मेरे पास मेटल आयन था वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, और वाटर जो है नेगेटिवली है, डाइपोल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर यानी कि ये वाला इसका पोर्शन क्रिएट आएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कैटायन एनायन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डाइपोल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर फील्ड जनरेट हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुई थी, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पर भी सिमिलरली कर लेना। तो ये सराउंडेड है पूरा मेटल आयन आपका वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसको हम बोलते हैं आयन, आयन फॉर मेटल। ठीक है, मेटल एक आयन है, कैटायन है, और दिस इज योर डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल किसकी, लाइगेंड की, जो यहाँ वाटर है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आई होप को समझ में इतना आया होगा। ठीक है, देखो सिंपल है, इसको इससे इसने क्या किया, सिंपल रिलेट किया हुआ है। फाइन, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यानी कि मैंने यहाँ पर पहली बात तो ये है कि मेटल को मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया हुआ है,
यहाँ पर जो है क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम माइनस, यहाँ पर मैंने ना मेटल को 0 और मेटल पर -1 चार्ज नहीं लिया हुआ, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को मानती ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। मैंने पॉजिटिव बताया आपको, ठीक है, क्योंकि उसने जब इसी से कंपैरिजन कर लिया तो ऑब्वियसली मुझे पता है मेटल पर चार्ज क्या होना है, फिर पॉजिटिव ही होना है, +1 +2 +3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेटल पर -1 और मेटल पर 0 चार्ज उसने कंसिडर ही नहीं करके चला वो, ठीक है। अब ये वाला जो है वो हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वहां से हमें पता चलता है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और यहाँ पर हम इस चीज को नहीं लेकर चलते, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव होगा मेटल पे जब भी आप बात करोगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरआयनिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरी चीज थी, यहाँ पर हमने इतना कुछ डिस्कस किया। अब एक चीज और आती है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी क्योंकि देखो आपने फेजान रूल स्टडी किया होगा, फेजान रूल में क्या होता है, हम कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका कोवलेंट कैरेक्टर बनता है, मतलब वहां शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। पर यहाँ पे तो कोई शेयरिंग ही नहीं हो रही है, यहाँ पे एक डोनेट कर रहा है, एक ले रहा है, इतना ही है ना, एक से आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स और एक क्या कर रहा है, क्योंकि लाइगेंड क्या करता है, लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी देता है, लाइगेंड एक बेस की तरह से भी एक्ट करता है ताकि अपने लोन पेयर किसी को भी दे सके, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, लिख लेना, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लाइगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज योर मेटल इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक, इतना समझ आया। अब यहाँ पर प्योरली आपने क्या बोला है, आयनिक है। सबसे पहली चीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की यही है कि यहाँ पर प्योरली इसको आयनिक कंपाउंड माना गया, जबकि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते, मतलब हमें ये पता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो उसमें कोवलेंट प्लस आयनिक कैरेक्टर दोनों होते हैं। ये हो सकता है उनका रेशियो डिफरेंट हो बट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इसने क्या बोल दिया, 100% आयन, तो ये लिमिटेशन बहुत बड़ी थी इसकी, इसलिए ये फेल हुई थी। और ये थ्योरी फेल ही इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर को डिस्कस ही नहीं किया गया, तो इसलिए फेजान रूल को तो मानता ही नहीं है। तो इसलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और यू कैन से लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है, वो पढ़ी जाती है क्योंकि ये फेल हो गई थी। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा थी जो हम पढ़ेंगे जब हम पूरा पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं कि किस किस चीज में इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ये लाइगेंड है, ठीक है, लाइगेंड को यहाँ पर देखो पॉइंट चार्ज माना गया है, ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसिडर ही नहीं किया, जबकि मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कंसिडर किया गया। तो वो हम डिस्कस करेंगे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब दिया सिर्फ एक से जा रहा है लेकिन शेयर दोनों करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ML, ठीक है, मतलब दिया लिगेंड ने लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना, दे ये रहा है लेकिन शेयर दोनों के बीच में होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि लिगेंड ही पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, फाइन। तो यहाँ पर देखो जो लिगेंड है दैट इज योर पॉइंट चार्ज। अब हम पोस्टर डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको पॉइंट चार्ज माना गया था, मतलब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, ये सिर्फ फील्ड जनरेट करने के लिए यूज होता है, जैसे हमारा NaCl में Cl नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसके पोस्टुलेट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जो हम यहाँ पे बता चुके हैं उनको हम अब लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट है ये लिखो आप पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स। इसमें क्या क्या था, सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, फर्स्ट लिखो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक crystal is helpful, इसका लिया था हमने यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल NaCl का, ठीक है, is helpful in determining the bonding pattern
ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फाइन, मतलब हमने फॉर्मेशन आयनिक क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन हुई थी उसी से हमने क्या किया, उसी को हमने एक बेस लिया और बेस लेके हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, लाइगेंड एक्ट एज अ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइगेंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यों बोला मैंने, पॉइंट चार्ज इसमें आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल भी हो सकता है वो लाइगेंड, न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। मैं समझा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, एग्जांपल आप लिख लेना। न्यूट्रल में जैसे आपने ले लिया H2O, ठीक है, अमोनिया ले लिया, CO ले लिया, ठीक है, और चार्ज में आप जैसे हेलोजेंस कोई भी हो सकता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और HCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ठीक है, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, इस तरीके से, ठीक है, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, तो ये सारे चार्ज में आते हैं, ठीक है। तो यानी जो पॉइंट चार्जेस को मैंने क्या बोला, लाइगेंड होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइगेंड ऑर्बिटल्स, लाइगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लो, लाइगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स नॉट पार्टिसिपेट, मतलब हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया, इसको सिर्फ पॉइंट चार्ज माना है हमने, ठीक है। लाइगेंड जो है आपके पास वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, लिगेंड्स ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अट्रैक्शन उसी की वजह से हो रहा है आपका, क्योंकि वो अपना नेगेटिव चार्ज किस पर आपका फील्ड जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव पे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू CFT कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन, जो आपको समझा चुकी हूँ, आयन इंटरेक्शन की वजह से बनेगा, और यू कैन से और आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो यहाँ पर आयन है ना, फर्स्ट वाला, दिस इज फॉर मेटल एंड दिस आयन फॉर यू कैन से जो भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाले, और यहाँ पर क्या है, ये भी मेटल वाले के लिए आयन यूज वर्ड किया मैंने, और डाइपोल इंटरेक्शन किसके लिए वर्ड यूज किया, न्यूट्रल लाइगेंड्स के लिए, दिस इज फॉर न्यूट्रल लाइगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, CFT assumes that the bond between metal ion and the ligand, L मतलब ligand is purely ionic, मतलब सिर्फ आयनिक बॉन्ड को ही कंसिडर किया है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये वाली जो थ्योरी है ना, थ्योरी डज नॉट कंसिडर फैजान रूल्स, फैजान रूल लिख लेना आगे, क्योंकि फैजान रूल सिर्फ कोवलेंट कैरेक्टर के लिए दिया गया था, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि फैजान रूल सिर्फ कोवलेंट कैरेक्टर के लिए था, और यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात, जो लाइगेंड है आपका नेगेटिव और न्यूट्रल लिया गया, पॉजिटिव नहीं लिया गया, तो लाइगेंड पॉजिटिव को भी एक्सप्लेन नहीं करता, तो लिख लेना कि जो M0 है या फिर M-1, मतलब मेटल पर 0 चार्ज है, मेटल पर -1 चार्ज है, एंड जो लाइगेंड है, लाइगेंड पर भी +1 चार्ज, मतलब पॉजिटिव वाले लाइगेंड लिए नहीं थे, सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल कंसिडर किए गए थे, ठीक है। कांट एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये तो देखो, ये दो चीजें तो इसकी लिमिटेशन में भी आप लिख सकते हो, ये पोस्टुलेट नहीं बोल के तो आप लिमिटेशन बोल सकते हो इनको, ठीक है, लेकिन मुझे लिखवाना था क्योंकि मुझे पूरा बताना है इसके बारे में। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है ना, अब यहाँ माना क्या था कि जो मेटल है, ठीक है, मेटल के कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तो मेन पॉइंट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पर
एक तो आपके पास ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट दिस वन, ठीक है, ये दो हैं, थर्ड वन, और जो मैं आपको भी 2 पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा बेस है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो उनको समझते हैं पहले, ठीक है। उनको समझ के हम फिर देखेंगे किस तरीके से मेटल के डी ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं लाइगेंड के साथ, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लो। अब देखो जो थ्योरी का बेस है वो ये कहता है, अब हमने 6 पॉइंट लिख लिए, 2 पॉइंट और आपके रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो इसमें कहा गया था जो मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इस थ्योरी में ये सपोज किया गया कि जो मेटल है उससे कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो इंटरेक्ट करेंगे लिगेंड के साथ, ठीक है। मेटल सेंटर मतलब मेटल के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेटल सेंटर इज सपोज्ड टू हैव प्रॉपर क्यों बोला मैंने, क्योंकि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही इंटरेक्ट करेगा, प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट, ठीक है। मेटल सेंटर को सपोज किया गया कि उसके कुछ प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं विद द लाइगेंड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, एक लास्ट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम यूज करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को समझने में, वो फिर हम आपको समझाते हैं। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक परटर्बेशन इसको बोलते हैं, जैसे जो लाइगेंड है, ठीक है, लाइगेंड ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, ठीक है, उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर। मतलब जो आप पढ़ते हो ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई T2G में, EG में, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्या हुआ, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परटर्बेशन। मतलब जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, वो 2 लेवल्स जो आपके बने हैं, क्योंकि वो 5 ऑर्बिटल्स तो सेम थे डी ऑर्बिटल्स, वो लेकिन स्प्लिट हो गए, उसी को बोला, वो किसकी वजह से हुआ, लिगेंड की फील्ड की वजह से, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक परटर्बेशन, ये समझेंगे कैसे होता है परटर्बेशन, मतलब डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक परटर्बेशन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि तभी वो स्प्लिट होंगे, मेटल डी ऑर्बिटल्स बाय द लिगेंड की फील्ड की वजह से इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब वही हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, 2 चीजों पर डिपेंड करती है। मतलब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड ने जनरेट की, उसकी जैसे जो मेटल ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, क्योंकि पहले तो इक्वल एनर्जी पे थे, लेकिन डिस्टरबेंस की वजह से क्या हो गया, दोनों स्प्लिट अप हो गए, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को परटर्बेशन कहा गया है। वो किसकी वजह से क्रिएट हुई थी, लिगेंड फील्ड से। वही हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब वही हमने पढ़ना है जो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहली तो है आपके पास सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लाइगेंड, और दूसरा है आपके पास एनर्जी, एक्सटेंट ऑफ एनर्जी चेंजेस, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइगेंड। देखो जैसे आप पढ़ते हो ना कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो गया, यहाँ पे T2G आता है, यहाँ पे EG होता है, ये आपके पास डेल्टा E होता है, यही होता है ना शॉर्टकट में, तो हम इसको समझेंगे। तो कितना एनर्जी में चेंज होगा, मतलब ज्यादा होगा ये गैप या कम गैप होगा, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइगेंड, मतलब कि वो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ठीक है। तो उसने एक सीरीज दी थी जिसके अकॉर्डिंग वो तो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी जो है वो चीज हम समझेंगे। और यहाँ पर सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लिगेंड, मतलब जो मेरे पास लाइगेंड है वो मेटल से कितनी दूरी पर है, सिमेट्रिकल है या फिर
किसी ऑर्बिटल के पास ज्यादा है या फिर किसी ऑर्बिटल से ज्यादा दूर है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, वो उसमें क्या होता है आपके पास n-1d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है जैसे 3d 4d 5d, 3 सीरीज होती है आपकी, 3d देन 4d देन 5d। मैं 3d को एक बार लेके आपको समझाती हूँ, या फिर d ऑर्बिटल सिंपल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स को लेके हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, d एक सबशेल है, ठीक है, और उसके 5 के हैं ऑर्बिटल्स हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखो यहाँ पर, उसको हम ड्रॉ भी करेंगे पूरा। dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² और आपके पास dz²। ठीक है, ये हम कैसे होते हैं पूरा डिस्कस करते हैं। देखो, जो आपके पास स्क्रोडिंजर था, स्क्रोडिंजर ने जो अपना आपको पता हुआ, स्क्रोडिंजर ने जो सॉल्यूशंस दिए थे उसके अंदर हमारे पास 6d ऑर्बिटल्स निकल कर आए थे। 6 इंडिपेंडेंट बोलना चाहिए, 6 इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल्स निकल कर आए थे। लेकिन बाद में जब हम क्वांटम ने स्टडी किया तो उसमें हमने ये देखा कि क्वांटम के थ्रू हमारे पास सिर्फ 5 ऑर्बिटल्स आ रहे थे, जो ये आपके निकल कर आए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर, अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर इक्वेशन, हमारे पास क्या थे, 6 ऑर्बिटल्स। देखो कौन कौन से थे, 6 इंडिपेंडेंट बोलो। ठीक है, इसको एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो dxy, dyz और dxz होते हैं ऑर्बिटल्स, वो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब इनके लोब्स जो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डी एक्स वाई, जिनके इन बिटवीन होंगे ना ये लोब्स, मतलब अगर ये एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है ना ये यहाँ पर आपका। और मुझे ये और बात बताओ, ये ऑर्बिटल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। टोटल देखो इस तरीके से तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो इसका हाफ कर दूंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो होते हैं इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और एक्सिस के साथ ही 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइन, अब इसी तरीके से जैसे dxy है वैसे ही dyz होगा। ठीक है, ये मैं क्योंकि देखो ये तीनों डायरेक्शंस ना xyz तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, आपको पता होगा। तो अब मुझे यहाँ पर अगर ये xy है तो z इसके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन वो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बोर्ड पर ही अलग अलग एक्सिस दिखा दी। ठीक है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। फाइन, तो देखो यहाँ पर दिस इज योर dyz और dxz कौन सा होगा, मतलब सिंपल ये बता देना कि ना ये दो एक्सिस हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, लेकिन हमें प्लेन में दिखाना है तो मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, dxz मतलब xy इन बिटवीन xy, yz इन बिटवीन yz लोब्स, और dxz मतलब इन बिटवीन yz। ठीक है, y सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखो ये जो लोब्स होते हैं ना इन पे सेम साइन होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जो एक लोब है अपोजिट। ठीक है, ये वाला इस पर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली किसी पर भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे इन पे लगाओ चाहे इन पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपोजिट लोब है उन पे सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका भी बताऊंगी कैसे होता है ये। अब देखो यहाँ पर आता है आपके पास dx² माइनस, लेकिन मैंने स्क्रोडिंजर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो यानी कि जो dx² माइनस y² है ये x y एक्सिस है। ठीक है, dx² माइनस y² का मतलब क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, x² माइनस y² मतलब अलोंग द एक्सिस हो रहा है सब। ठीक है, तो दिस इज योर अलोंग द एक्सिस dx² माइनस y², तो इसको लिख लो dx² माइनस y² अलोंग द एक्सिस होता है। इस पे भी साइन सेम डाल दो, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ठीक से कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, dx² माइनस y² हो गया, dz², जो dz² है ना बेटा
वो दो चीजों से मिलके बनता है। कौन कौन सी? देखो, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो, जो डी जेड स्क्वायर है, दिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कैसे होता है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सेम रखना, ये मैं बताऊंगी सेम भी क्यों होते हैं, ठीक है। ये जेड अनजेड कंसेप्ट में आता है आपका। इन दोनों से आपका मिलके बनता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर मिलके बना आपका। वो कैसे बना देखो, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहां क्या होगा ना, देखो दिस वन। अब मैं इसको एक काम कर लो, अब देखो यहां पर ये वाला क्या था, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर इसको अगर मैं जेड एक्सेस मान लूँ तो इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको अगर मैं जेड मान लूँ एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वाई एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि अलोंग एक्सेस होते हैं, ठीक है। अब देखो जो डी जेड है, दिस इज योर डी जेड, फाइन। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या होता है ना, देखो z एक्सिस, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को क्योंकि एक वेव कंसिडर किया गया था। इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल भी, एक वेव भी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, डी ब्रोगली के अंदर भी पढ़ा होगा, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना, देखो डी जेड स्क्वायर, ये z एक्सिस मैंने मान रखी है, फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कैसे? देखो यहाँ पर एक मैंने मान लिया, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर क्रेस्ट, दिस इज योर ट्रफ, ठीक है। ये एक वेव, आपको पता है वो क्रेस्ट ट्रफ होता है, और ये आपके पास एक वेव होती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला जो है आपका दिस वन, ठीक है। तो इस और ये वाला जो होगा वो कैसे होगा, वो भी इसी तरीके से होगा, प्लस माइनस। अब देखो ये वाली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाली क्या है, जेड एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आता है आपके, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तब करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जो वो सेम एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो z एक्सिस, यहाँ पे भी z एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले दोनों किस पे हैं, z एक्सिस पे। यानी कि मैं कह सकती हूँ ना कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होके क्या बना गया, एक बड़े वाला आपका क्रेस्ट और ट्रफ आ गया आपके पास, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो पॉजिटिव 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 गिव्स यू अ लॉन्ग पॉजिटिव, मतलब दिस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो वेव्स होती है वो सेम फेज में होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज है, नेगेटिव नेगेटिव सेम फेज है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, नेगेटिव नेगेटिव वाले भी ऐड होके एक लॉन्ग आपका एक क्या बनाएंगे, लोब बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज योर ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों बोला मैंने इसको, क्यों बोला, क्योंकि देखो इनका वेव्स का साइन सेम है यहाँ पर, तो एक जो लोब होगा आपका वो लॉन्ग बनेगी, वेव आपकी बड़ी बनेगी, ठीक है। सेम इन दोनों के साथ होगा। तो ये तब होता है जब हमारी एक्सिस भी सेम हो, अलोंग द सेम एक्सिस होने चाहिए। वो क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है, सेम फेज है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ एक लार्ज आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच क्या गया आपके पास, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनकी भी ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, मतलब ये भी लार्ज होनी चाहिए। मैंने ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये माइनस का मतलब ये नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है हमारा लोब्स का, ठीक है। ये फेज में है, अपोजिट फेज में कि सेम फेज में, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव 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 भी तो ऐड होंगे, जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का ऐड करके लार्ज लोब बनाया था, लेकिन कंडीशन क्या होती है, एक्सेस क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। देखो अब आपने यहाँ पर क्या बोला, जेड साइड का तो मैंने बना दिया, मतलब जेड मतलब क्या था, ऊपर वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव लार्ज पॉजिटिव, तो नीचे भी पॉजिटिव पॉजिटिव था तो मैंने लार्ज पॉजिटिव बना दिया। लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसके थ्रू जो पॉजिटिव पॉजिटिव था ना, इसके थ्रू तो कोई पॉजिटिव बन गया था, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कब हुआ था? देखो ये आपने कब माना था, इसको मान लेती हूँ मेरे पास ये एक्स एक्स है, ये तब होता है जब ये सेम फेज में होती हैं, ठीक है ना, मतलब एक्स एक्स। लेकिन अब मेरे पास क्या है, देखो एक्स और वाई, पहले मैंने क्या माना था, जेड और एक्स, जेड जेड कंबाइन हो रहा था, एक्स एक्स कंबाइन होके इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना था। लेकिन अब मेरे पास क्या है, एक्स और वाई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक्सेस डिफरेंट होगी ना, अगर एक्स एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर मैं एक लार्ज इस तरीके से बना देती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक एक्स एक्सिस के थ्रू है, एक वाई एक्सिस के थ्रू है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना, इनकी ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन बहुत कम। वो क्यों होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। और एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करता है तो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल बनता है लोड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनना तो लंबा ही चाहिए था क्योंकि सेम सेम थे यहाँ पर मेरे पास, सेम सेम। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी ना, यहाँ पर एक्सिस अलग अलग हो गई, और एक्सिस जब अलग अलग होती है तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती, सेम एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करते हैं तब कंस्ट्रक्टिव होता है, अदरवाइज क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो अलोंग द डिफरेंट एक्सिस हैं। तो यहाँ पर इस नेगेटिव नेगेटिव और वो भी अलोंग डिफरेंट एक्सिस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना बन के आपका किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा स्मॉल। अब 4 लोब है, 1 2 3 4, आपको 4 लोब्स इस तरीके से शो करने हैं, ठीक है। और सब पे क्या लगा देना है, माइनस माइनस, क्योंकि सारा माइनस है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या मिलके बना है, डी 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्चुअली बना तो ये है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे z स्क्वायर ऐड करोगे तो 2z स्क्वायर, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि अलोंग द डिफरेंट एक्सिस है, ओवरलैप नहीं कर रही, बहुत कम ओवरलैप हो रही, बहुत कम। तो वो किस लिए हो रही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z में है वो ट्वाइस एज कंपेयर टू एक्स और वाई एक्सिस पे, क्योंकि देखो यहाँ से दिख रहा है आपको ट्वाइस है एक्स और वाई, एक्स वाई को एक साथ लूंगी ना, क्योंकि मैं ये वाला क्या बन गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, छोटे वाला, ठीक है, और ये वाला क्या है डी जेड स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको हम डी जेड स्क्वायर ही लिखते हैं क्योंकि ये वाले बहुत स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या लिखेंगे, डी जेड स्क्वायर ही लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस दिए थे किसने, स्क्रोडिंगर ने, लेकिन ये इंडिपेंडेंट थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने डिपेंड कर दिया, मतलब ये इस पर डिपेंड हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो एक कंबाइन होकर डी जेड स्क्वायर बना दिया। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज योर 5, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना, मतलब इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो गया। तो क्वांटम ने डिपेंडेंट वेरिएबल दिए थे 5, कौन कौन से, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज तो आपकी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इन जेड स्क्वायर ऑर्बिटल या फिर लोब आप कह सकते हो इज मोर देन दैट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डेंसिटी, क्योंकि एक्स और वाई, और ऊपर से एक बात और बताओ, माइनस है यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। नेगेटिव यहाँ पे साइन इसलिए शो कर रहा है कि इनकी कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड के आगे पॉजिटिव साइन है, एक्स के और वाई के नेगेटिव है, ठीक है। इतना समझ आया। एक चीज और आती है वो समझा देती हूँ। यहाँ पर एक होता है जीरेड कंसेप्ट, एक होता है अनजीरेड। डी ऑर्बिटल को हम जीरेड बोलते हैं, डी ऑर्बिटल को हम कंसिडर करके चलते हैं जीरेड, ठीक है। जीरेड का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट लोब्स होते हैं वो सेम फेज में हो, मतलब सेम फेज मतलब सेम साइन के साथ हो। जैसे देखो यहाँ पर एक मैंने इन्वर्जन सेंटर, क्या होता है इन्वर्जन सेंटर, जहां से आप दोनों तरफ मतलब अप और डाउन, मतलब कि दोनों तरफ अपोजिट मूव करते हो, अगर आपको सेम साइन मिल जाए तो जीरेड होता है। कई बार ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो दिस इज द सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ चलोगे, यहाँ से आप पीछे की तरफ चलोगे तो सेम साइन मिल रहा है, मतलब अपोजिट लोब्स हैं। यहाँ पर अपोजिट लोब्स आपके, अगर आपके सेम साइन है, यहाँ पर भी अपोजिट लोब्स नेगेटिव के साथ सेम साइन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरेड। और फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे तो आप वेव को इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो देखो यहाँ पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, सबके ऐसे ही ग्राफ बनेंगे आपके,
ठीक है, ऐसे ना बन के ये इस तरीके से बोल सकते हो px y p z के लिए, और ये वाला d ऑर्बिटल के लिए होता है, क्योंकि सेम साइन होता है लोब का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये बाद में अपोजिट साइन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीरेड, इसको जीरेड बोला जाता है। ठीक है, अपोजिट लोब्स विद द सेम साइन, दिस इज योर जीरेड। और अनजेड क्या होते हैं, अगर आपके अपोजिट लोब्स के डिफरेंट साइन है तो उसको अनजेड, जैसे कि आपका px में होता है, जैसे कि px ले लिया मैंने, ठीक है, देखो यहाँ पर दिस इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इधर से चलोगे और यहाँ से डिफरेंट साइन मिल रहे हैं लोब्स के, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका बोलते हैं अनजीरेड, किसी का भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा ऑर्बिटल जीरेड होता है क्योंकि पूरा सिमेट्रिकली होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब मेटल के ये 5d ऑर्बिटल्स होंगे जो आपके रिएक्ट करेंगे किसके साथ, लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। अब यहाँ पर ना जैसे हमें पता है, जैसे हमने इस थ्योरी में स्टडी किया, फोर्स इज इक्वल टू k q1 इंटू q2 अपॉन r²। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आई नॉट को पता होगा सॉल्वेंट की। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास यहाँ पर रीजन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनवर्स रिलेशन रखती है r के साथ, ये हमने पढ़ा था आयन कंपाउंड्स में यही होता है। अब देखो मेरे पास एक मेटल है, लाइगेंड है, ठीक है, अब देखो मेटल लाइगेंड में क्या होता है, लाइगेंड पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच तो ये है ही, चाहे नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही। यहाँ मेटल के डी ऑर्बिटल, ये है मेटल आपके पास, जो आपके पास क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है। अब मुझे बताओ मेटल पॉजिटिव साइन के साथ तो है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ना, जैसे मैंने बोल दिया आपको Fe+2। ठीक है, तो d6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, उस वजह से पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशंस निकाल सकते हैं, तो यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा आपने मेटल लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लाइगेंड है और मेटल है, इन दोनों के बीच में ना सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, दैट इज अ प्राइमरी इंट्रैक्शन। यहाँ पर जो इंट्रैक्शन काम करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में अभी डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लाइगेंड नेगेटिव है, दिस इज योर पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगी, मतलब ये इसके पास आएगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रैक्शन। प्राइमरी इंट्रैक्शन जो क्या रिप्रेजेंट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक, दूसरी होती है इंट्रैक्शन, एक मेटल है, अब लिगेंड मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने मान लिया, ठीक है, मतलब कितना भी पास, क्लोज विसिनिटी, मतलब कितना भी पास आ सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, अब देखो दूर पे तो इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ नहीं रहा था मेटल, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये तो खींचने का काम कर रहा था दूर से, इलेक्ट्रॉन्स का फर्क इतना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ये पास में आया ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अट्रैक्शन तो काम कर ही रही थी तभी पास है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको और पास आने नहीं देंगे, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इसको रिपेल, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काम करेगी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। हालांकि ये चीज ज्यादा होगी, ये कम होगी, क्योंकि फिर जितना पास अगर थोड़ा बहुत ज्यादा दूर तक जा पाएगा ये। ठीक है, तो सेकेंडरी इंटरेक्शन कौन सी होती है, रिपल्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन होती है अट्रैक्शन, जो दूर के लिए यूज की जाती है, पास आगे जितना पास आएगा उतना रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। अब मुझे बताओ, जितना पास आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके, जितना पास आएगा उतना ही बाद में दूर जाना पड़ेगा। मिस मैं कह सकती हूँ कि दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। मतलब अगर जितना ज्यादा पास, मान लेते हैं ये इससे भी ज्यादा पास आ गया तो और भी ज्यादा रिपल्शन होगी, मतलब जितना ज्यादा ये चीज होगी उतना ही ज्यादा फिर बाद में ये चीज होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्राइमरी इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सेकेंडरी इंटरेक्शन होगी। जितनी ज्यादा प्राइमरी इंटरेक्शन, more is the primary interaction, more will be the secondary interaction। मतलब जितनी प्राइमरी इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा इंटरेक्शन सेकेंडरी होगी, मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। अब देखते हैं हम ड्रॉ कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास है ये 5d ऑर्बिटल्स जो हम पढ़ चुके हैं, ये 5d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इनकी एनर्जी है, ये डीजनरेट है, मतलब एक जैसी एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी जो मेटल के 5 ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है, ये क्या होंगे, लिगेंड के, क्योंकि तो पॉइंट चार्ज, इसके तो ऑर्बिटल्स को कंसिडर ही नहीं करके चलना है, इसके ऑर्बिटल्स को कंसिडर करके चलना है।
इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंटरेक्शन कौन सी काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मुझे पता है जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है एनर्जी कम होती है सिस्टम की, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आपके पास सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब अट्रैक्शन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब वो क्या करता है, स्टेबलाइज होता है। तो मैं कह सकती हूँ दिस इज योर प्राइमरी इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब ये हो गई है। पहले ये आपके एनर्जी डायग्राम है, ठीक है, पहले ये थे, ठीक है, लेकिन जैसे प्राइमरी इंटरेक्शन में एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, नेगेटिव। अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिस्टम स्टेबलाइज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन काम करना स्टार्ट करेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा ना, रिपल्शन से एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव भी लग रहा है, साथ में ध्यान रखना, इसलिए इसकी इतनी एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज योर सेकेंडरी इंटरेक्शन, मतलब रिपल्शन। रिपल्शन की एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज होगी, सेकेंडरी इंटरेक्शन। फाइन। अब देखो यहाँ पर ये वाले जो होते हैं ना, यहाँ पर आप बताऊंगी कैसे होता है। ये यहाँ पर स्फेरिकल फील्ड में है लिगेंड के, मतलब एक ऐसी जगह जाके रुक चुका है, मतलब रिपल्शन हुई तो अब ऐसी जगह जाके लिगेंड, मान लेते हैं लिगेंड मेरा यहाँ जाके रुक गया। ठीक है, मतलब यहाँ लिगेंड ने इसको क्या कर लिया, स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड के अंदर क्या कर लिया, इसको अपनी तरफ इंटरेक्ट किया है। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन हो रही लिगेंड की मैटर के साथ इस इतनी दूरी पर, मतलब ये क्या है, स्फेरिकल फील्ड के अंदर, जैसे हमने NaCl का पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है ना, स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड किसके टुवर्ड्स, मेटल के d ऑर्बिटल्स के टुवर्ड्स। जहां पर क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पर क्या होता है ना, स्टार्ट यहाँ पर डी जनरेट होते हैं ऑर्बिटल्स मेटल, मतलब यहाँ पर इनकी एक एनर्जी फिक्स हो चुकी है, पांचों डी जनरेट है, मतलब पांचों की एनर्जी सेम हो चुकी है। अब देखो यहाँ से आगे का स्टेप हम पढ़ते हैं जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो। अब यहाँ पर 2 स्टेप्स में ब्रेक होती है चीजें। यहाँ पर आपके पास आता है 2T2G और यहाँ पे आपके पास आता है Eg। ठीक है, इनके बीच का गैप होता है डेल्टा नॉट या फिर 10dq। ठीक है, इसको 10dq। अब हम सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये dq क्या होता है, डेल्टा नॉट क्या होगा, किस तरीके से होगा लिगेंड के आने से। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर क्या होता है ना, सेकेंडरी इंटरेक्शन हो गई, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो मेरे पास कोई भी d ऑर्बिटल है जो एक एक्सिस के अलोंग है और एक क्या है, बिना एक्सिस के है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपके पास क्या होता है ना, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एक तो होते हैं एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सिस के अलोंग है तो एक्सियल d ऑर्बिटल्स हैं, और जो एक्सिस के बीच में है दिस इज योर नॉन एक्सियल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो आपके पास लिगेंड है ना, मुझे एक बात पता है, एक लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है वो, है ना, इतना तो है। तो सबसे पहले तो वो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है अपना, तो यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है कम से कम वो लिगेंड होता है। तो मैं कह सकती हूँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, एक लिगेंड है, तो अब मुझे ये पता है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ऑक्टाहेड्रल के बारे में। एक तो हम टेट्राहेड्रल को स्टडी करेंगे, एक हम ऑक्टाहेड्रल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना, Ml6 होता है, आगे चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है वो हम बाद की बात है। ठीक है, यहाँ पर मेटल पॉजिटिव है वो बाद की बात है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से अरेंजमेंट है। Ml6 लिगेंड कितने हो गए, 6। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, यहाँ लिगेंड्स होते हैं, यहाँ लिगेंड्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि एक मेटल आयन जो होता है वो सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में ही स्टडी करना है। तो देखो यहाँ एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है कम से कम, है ना, तो 6 लिगेंड्स कितने दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है तो यहाँ लिख लेना ऑक्टाहेड्रल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग पैटर्न इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो अगर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 6 लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात और बताओ, ये मैंने मान ली XY एक्सिस है। ठीक है, आपके पास एक्सिस तो तीनों है, XY Z। ठीक है,
अब एक्स एक्सिस देखो, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स, पॉजिटिव वाई माइनस वाई, इसी तरीके से जेड वाला भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। आप एक्स वाई को ले लो, वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, तो तीनों एक्सेस इंक्लूड होंगी। तो मुझे एक बात बताओ, यानी कि प्लस माइनस एक्स होगा, प्लस माइनस एक्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वाई माइनस वाई में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जेड माइनस जेड में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं सारे में? यहाँ सिर्फ मैं देखो एक्स वाई का बनाया, वाई जेड का बना लो, जेड वाई का बना लो, सब में देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंक्लूड करना है, वाई को और जेड को। प्लस एक्स डायरेक्शन में मैंने मान लिया प्लस एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कितने टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेरे पास जो एक्सिस है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होंगी, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे आपके आराम से, है ना। लेकिन मुझे तो सिर्फ यहाँ पर एक बार के लिए तो ये समझाना है ना, मतलब एक्सियल और नॉन एक्सियल के बारे में, क्योंकि मेरे पास एक्सिस के अलोंग कौन कौन से होते हैं? डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, और कौन सा? तो डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस के अलोंग ही होता है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो वो उस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, एक्सिस के अलोंग होते हैं जो, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स सारे इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी मान सकते हो आप इनमें से, मतलब नॉन एक्सियल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड इंक्लूड होंगे, एक्सियल में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंक्लूड होंगे, ठीक है। मतलब तीनों एक्सिस में आ रहा है, ये भी तीनों एक्सिस में आ रहा है। तो यानी कि अब मुझे देखो यहाँ पर क्या करना है, तीनों एक्सिस में 12 इलेक्ट्रॉन्स इजिली आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ देखो, यहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। हर एक एक्सिस के अंदर यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो था आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर जो स्फेरिकल फील्ड है ना लिगेंड की, वो जगह पे आपका फिक्स हो चुका है, जहां पर उसका लिगेंड का हर डी ऑर्बिटल पर इंपैक्ट सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब सेम लग रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अब मैं मान लेती हूँ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्स वाई एक्सिस दिख रही है, क्योंकि हम अगर एक चीज का पढ़ रहे हैं, एक्सेल मैंने मान लिया डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पढ़ना है मुझे सिर्फ एक्सियल के बारे में, तो कैसे पढ़ूंगी? एक्स और वाई में चाहिए मुझे सिर्फ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों डायरेक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 एक्सिस पे कितने होंगे? जो 2 एक्सिस है एक्स वाई लिया है मैंने ये वाला, इस पर कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल। अगर 3 एक्सिस पे 12 है तो 2 एक्सिस पे यानी कि एक्स वाई मान लो, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, है ना। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे देखो अब ध्यान से। अब मैंने बोला है स्फेरिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड, इसकी बात कर रहे हैं, जहां पर वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैसे होगा? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी देखो, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये भी 2 एक्सिस है, ठीक है। इनके बीच में तो 2 एक्सिस के बीच में फिर से कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ले लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, है ना। मतलब 4 तो लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी आपके एक्सिस के हैं, ठीक है। मतलब ये क्या था ना, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही 2 एक्सिस पे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 एक्सिस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था, चाहे आप एक्सिस के अलोंग वाले कंसिडर कर लो या फिर बिना एक्सिस वाले कंसिडर कर लो, सभी ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन सेम लगेगी, क्योंकि देखो लिगेंड हर तरफ से आ रहा है, लिगेंड इसके चारों तरफ से, मतलब एक्सिस के अलोंग भी बिना एक्सिस के भी। तो यहाँ से भी रिपेल करेगा, यहाँ से भी, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक्सिस के अंदर नहीं है, बाहर भी है। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन, एक्सिस पे भी है, एक्सिस से बाहर भी है, लोब्स के अंदर, ठीक है। तो लिगेंड यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यानी कि रिपल्शन सबके साथ क्या हो रही है? इक्विवेलेंट लग रही है, चाहे आप एक्सियल ले लो चाहे आप नॉन एक्सियल ले लो। तो जहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो ना लिगेंड का, वहां पर पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन से सेम इक्वली रिपेल होता है लिगेंड मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बात की T2G EG की, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक बात ध्यान रखनी है, ऑक्टाहेड्रल में क्या
क्या होता है ना, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपके पास वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर होती है ऐसे क्यूब के जेड एक्सिस। इसके अपोजिट बना लेना माइनस जेड, इसके अपोजिट बना लेना माइनस वाई, इसके अपोजिट बना लेना माइनस एक्स। ठीक है, तो लिगेंड्स जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो कोई याद रखना पड़ेगा कि इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच, कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो कहाँ से आएगा लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ से भी अप्रोच करेगा, मतलब जो पॉजिटिव के लिए वही नेगेटिव के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है सारा। यहाँ से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ से भी, मतलब ये सिमेट्रिकल बन गया। प्लस एक्स माइनस एक्स के अलोंग, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, वाई माइनस वाई के अलोंग भी करेगा। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर ये सिचुएशन कैसे आएगी। देखो, जो अलोंग द एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, उसमें क्या होता है, यहाँ पर मेटल आपका सेंटर पे पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, जो लिगेंड्स होते हैं, अब मुझे ये बताओ, अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो मुझे ये बताओ अलोंग द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, दिस वन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। यानी ये वाले जो होते हैं ना आपके, ये अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ रिपल्शन ज्यादा कहाँ लगेगी। अब अगर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो इनके लोब्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इन बिटवीन द एक्सिस। क्योंकि देखो, ये एक्स वाई के बीच वाले में यहाँ पर आएगा dx y ऑर्बिटल, है ना, यहाँ कहीं आएगा। तो यानी कि लिगेंड तो यहाँ से अप्रोच ही नहीं कर रहा, लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर तो लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके लोब में, वो रिपेल इतने नहीं होंगे जितने इसके हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस तो पड़ता है लेकिन कम पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो अब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अलोंग द एक्सिस में। तो यहाँ पर देखो, अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि अब क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहा। लिगेंड क्या होता है, पास आना स्टार्ट होता है अलोंग द एक्सिस। अब जितना पास आएगा अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस क्या है, एक्स वाई, तो लिगेंड यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से। तो रिपल्शन मैक्सिमम कहाँ होगी, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना स्टार्ट होती है। कब होती है, जब वो डिस्टेंस से ज्यादा पास आना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिक थे जहां पर हमारी एनर्जी सेम थी दोनों के टुवर्ड्स, सब जगह थे, अलोंग द एक्सिस भी थे और विदाउट अलोंग द एक्सिस, मतलब बीच में भी थे दोनों। लेकिन अब मुझे पता है कि अलोंग द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल में आपका मूव करता है लिगेंड। अगर अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस और पास आ रहा है, एक सिमेट्री से पास आना स्टार्ट हो जाए ना, जैसे हमने पढ़ा था ये वाली जो थी ना आपकी, समझाया था, दिस इज योर सेकेंडरी इंटरेक्शन, है ना। सेकेंडरी इंटरेक्शन थी, यहाँ पर स्फेरिकल फील्ड आ गई। अब अगर उससे भी पास आ गया ना लिगेंड, तो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन। अलोंग द एक्सिस अगर और भी पास आया तो रिपल्शन होगी, किसकी ज्यादा होगी, d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz, क्योंकि अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि कितनी एनर्जी कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, और इसके पूरे पैटर्न को आगे समझेंगे, कि बहुत बड़ी थ्योरी है आपकी, जिसको आपके क्वेश्चंस भी आपने इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई डाउट लगता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।